गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज माँ पार्वती कोचिंग सेंटर के इस चैनल पर लालू कुमार आपका अभिवादन कर रहे हैं। आप अभिवादन स्वीकार करें। चलिए आज हम जो है इतिहास से 6 क्वेश्चन लेंगे और उसका आंसर भी आपको बताएंगे। तो आप इसको सिर्फ 2 से 3 बार सुन लीजिए ऑडियो को, तो आपका मार्क इसमें 6 मार्क पक्का है। सिर्फ 6 क्वेश्चन है और 6 मार्क पक्का है। तो ये 2022 के मैट्रिक एग्ज़ाम 10th के लिए है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। मेरे प्रिय विद्यार्थी, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान, या यूं कहे कि मेजनी क्या योगदान दिया था इटली के एकीकरण में। दूसरा क्वेश्चन जो बताएंगे वो होगा, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारण का वर्णन करें। 2 कारण का वर्णन करें जिसके कारण रूसी क्रांति हुआ था, या रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे वो होगा, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। चौथा क्वेश्चन जो होगा वो होगा, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, वह कैसे। और पांचवा जो होगा वो होगा, गंदी बस्ती या स्लम्स पद्धति से आप क्या समझते हैं। गंदी बस्ती या स्लम पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई। छठा क्वेश्चन जो होगा वो होगा, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। तो यही 6 क्वेश्चन का हम आपको आंसर ऑडियो वर्जन में बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। तो दोस्तों, मेजनी एक उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। मेजनी एक उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। वह इटली को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना चाहता था और उसे एक एकीकृत कर गणतंत्र के रूप में देखना भी चाहता था। वह योग्य सेनापति था और योग्य सेनापति के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने यंग इटली नामक एक संस्था का स्थापना की। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा था, यानी कि उसे इटली छोड़ना पड़ा था और इटली छोड़कर उसे इंग्लैंड में जाकर रहना पड़ा था। वहीं से अपने लेखों और रचना के जरिए इटली के एकीकरण के लिए आंदोलन को प्रेरित करता रहा। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर माना जाता था। अगर दोस्त इसको फिर से आप सुनना चाहिएगा तो आंसर था, मेजनी एक उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। वह इटली को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना चाहता था और उसे एक एकीकृत गणराज्य के रूप में देखना चाहता था। मेजनी योग्य सेनापति के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने यंग इटली नामक एक संस्था बनाई थी
उग्र राष्ट्रवादी विचार के कारण मेजनी को इंग्लैंड से प्रतिस्थापित होकर यानी वहाँ से जाकर इंग्लैंड में रहना पड़ा था और वहीं से वो अपने लेख और रचना के जरिए इटली के एकीकरण के आंदोलन को प्रेरित करता रहा। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारण का वर्णन करें। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारण, सिर्फ दो कारण देना है जिसके कारण रूसी क्रांति हुआ था। तो उसका आंसर रूसी क्रांति के दो कारण, सबसे प्रमुख कारण जो था, एक तो जार की निरंकुशता और उसका अयोग्य शासन था। 1917 ईस्वी में या 1917 ईस्वी से पूर्व आप कह सकते हैं, रूस में एक निरंकुश जारशाही शासन व्यवस्था था। राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। जार निकोलस द्वितीय, जिसके शासनकाल में क्रांति हुई, राजा के दैवी अधिकार में विश्वास रखता था। उसे आम लोगों से सुख दुख की कतई कोई चिंता ही नहीं थी। तो पहला कारण था जार की निरंकुशता और अयोग्य शासन, और दूसरा कारण जो था वो मजदूर की दयनीय स्थिति, आम लोगों की दयनीय स्थिति। दूसरा कारण था रूस में मजदूर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें काम अधिक करना पड़ता था और उसकी मजदूरी काफी कम मिलती थी। उसके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे, अतः वे तत्कालीन व्यवस्था से असंतुष्ट थे। रूसी क्रांति के दो मुख्य कारण जो था वो था, एक पहला जार की निरंकुशता और अयोग्य शासन, दूसरा मजदूरों की और वहां के आम लोगों की दयनीय स्थिति। जार की निरंकुश और अयोग्य शासन 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में निरंकुश जारशाही शासन व्यवस्था कायम थी। राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जार निकोलस द्वितीय, जिनके शासनकाल में क्रांति हुई, राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। उसे आम लोगों के सुख दुख की कोई कतई चिंता ही नहीं थी। दूसरा कारण जो था रूसी क्रांति का, वो मजदूर और आम लोगों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें काम अधिक करना पड़ता था और उसकी मजदूरी काफी ही कम मिलती थी। इसके पास कोई राजनीतिक अधिकार भी नहीं थे, अतः वे तत्कालिक व्यवस्था से असंतुष्ट थे। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। 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 तो इसका आंसर होगा कि हिंद चीन उपनिवेश की स्थापना फ्रांस के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य जो है आप यूं कह सकते हैं, एक व्यापारिक सुरक्षा, दूसरा आर्थिक कारण, व्यापारिक सुरक्षा, आर्थिक कारण, और तीसरा सभ्य बनाने की नीति। सभ्य बनाने की नीति, तो तीन कारण हो गया, व्यापारिक सुरक्षा, आर्थिक कारण और सभ्य बनाने की नीति। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। व्यापारिक सुरक्षा, फ्रांस को अंग्रेज एवं डच व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा थी। फ्रांस को अंग्रेज एवं डच व्यापारी कंपनी से प्रतिस्पर्धा थी। भारत और चीन में वे अंग्रेज से पिछड़ते जा रहे थे। भारत में और चीन में वे अंग्रेज से पिछड़ते जा रहे थे। अंग्रेजी प्रभाव नहीं होने से हिंद चीन फ्रांसीसियों के लिए व्यापारिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक सुरक्षित था। फ्रांस को अंग्रेज एवं डच व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा थी। भारत और चीन में वे अंग्रेज से पिछड़ते जा रहे थे। अंग्रेजी प्रभाव नहीं होने से हिंद चीन फ्रांसीसियों के लिए व्यापारिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक सुरक्षित था।
आर्थिक कारण क्या था? तो वियतनाम कृषि प्रधान देश था। वियतनाम कृषि प्रधान देश था, जहां चावल और रबर का बहुत अधिक उत्पादन होता था। वियतनाम कृषि प्रधान देश था जहां चावल और रबर का बहुत अधिक उत्पादन होता था। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे कोयला, टीन, जस्ता, क्रोमियम आदि उपलब्ध थे। वियतनाम कृषि प्रधान देश था, यहाँ चावल और रबर तो बहुत अधिक उत्पादन होता था और यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे कोयला, टीन, जस्ता, क्रोमियम इत्यादि उपलब्ध थे। इन संसाधनों का उपयोग कर फ्रांसीसी अपने उद्योग का विकास कर सकते थे। इससे फ्रांस को बड़ा विदेशी बाजार भी मिल सकता था। इसलिए ये यहाँ उपनिवेश, हिंद चीन उपनिवेश की स्थापना किया। तीसरा कारण जो है सब बनाने की नीति। अन्य यूरोपीय राष्ट्र की तरह फ्रांसीसी भी पिछड़ों एवं असभ्यों को सभ्य बनाना चाहते थे। अन्य यूरोपीय राष्ट्र की तरह फ्रांसीसी भी पिछड़ों एवं असभ्य को सभ्य बनाना चाहते थे। इन सभी कारण से फ्रांस हिंद चीन में अपने उपनिवेश की स्थापना करना चाहता था। इस सीरीज का चौथा क्वेश्चन जो था वो था असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? तो असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। प्रथम जन आंदोलन था। इस जन आंदोलन के मुख्य 3 कारण थे। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। इन जन आंदोलन के मुख्य 3 कारण थे। एक तो खिलाफत का मुद्दा, दूसरा पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना और तीसरा स्वराज की प्राप्ति। खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार की बर्बरता के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना और तीसरा स्वराज की प्राप्ति करना। ये तीनों कारण के चलते ये जन आंदोलन बन चुका था। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रमों को अपनाया गया। प्रथमतः अंग्रेज सरकार को कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसक कार्य, जिसके अंतर्गत उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार आदि। द्वितीय में था रचनात्मक कार्य के अंतर्गत राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना, विदेशों की सामान को बहिष्कृत करना, स्वदेशी को अपनाना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना आदि। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यापक स्तर पर लोगों की सहभागिता रही। अतः हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। इस जन आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे। खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना और राजस्व की प्राप्ति करना। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया। पहला, अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसक कार्य, जिसके अंतर्गत उपाधियों तथा अनैतिक पद का त्याग, अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार आदि। दूसरा था रचनात्मक कार्य के अंतर्गत राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना, स्वदेशों को अपनाना, स्वदेशी कुछ चीज को अपनाना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना आदि।
इस आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यापक स्तर पर लोगों की सहभागिता रही। अतः हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। इस सीरीज का 5वां क्वेश्चन जो था वो था गंदी बस्ती या स्लम्स पद्धति से आप क्या समझते हैं। गंदी बस्ती या स्लम पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई। तो इसका आंसर होगा छोटे गंदे और अस्वास्थ्यकर स्थानों में आवासीय स्थल स्लम्स कहलाते हैं। छोटे स्थान, गंदे स्थान और अस्वस्थकर स्थान जो होते हैं उसमें जो आवास करता है उसे स्लम्स कहते हैं। औद्योगिकरण के दौरान शहर में रहने वाले श्रमिक के लिए स्लम्स क्षेत्र की शुरुआत हुई। औद्योगिकरण के दौरान शहर में रहने वाले श्रमिकों के लिए स्लम्स क्षेत्र की शुरुआत हुई। वो गंदे छोटे इलाके थे जहां लोग रहते थे, उसे स्लम्स कहते हैं। औद्योगिकरण के फलस्वरूप कारखानेदारी प्रथा के विकास के साथ स्लम्स पद्धति यानी गंदी बस्ती का विकास हुआ। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में श्रमिक अपने गांव घर को छोड़कर कारखानों के निकट रहने को बाध्य हो गए। वहां उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, अतः उन्हें चार्लो, रेन बसेरों तथा टेनमेंट्स में रहना पड़ा। ये जगह अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं गंदी बस्तियां थी। इस प्रकार औद्योगिकरण एवं कारखानेदारी प्रथा ने स्लम पद्धति की शुरुआत की। गंदे, छोटे और अस्वास्थ्यकर स्थान में आवासीय स्थल यानी रहने के स्थान को स्लम कहते हैं। औद्योगिकरण के दौरान शहर में रहने वाले श्रमिक के लिए स्लम्स क्षेत्र की शुरुआत हुई। औद्योगिकरण के फलस्वरूप कारखानेदारी प्रथा के विकास के साथ स्लम्स पद्धति का विकास हुआ। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में श्रमिक अपने गांव घर को छोड़कर कारखानों के निकट रहने को बाध्य हो गए। वहां उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, अतः उन्हें चार्लो या रेनबसेरा या टेनमेंट्स में रहना पड़ा। ये जगह अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं गंदी बस्तियां थी। इस प्रकार औद्योगिकरण एवं कारखानेदारी प्रथा ने स्लम पद्धति की शुरुआत की। छठा क्वेश्चन जो इस सीरीज का है वो है भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा भारत पहले सूती कपड़े का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक था। भारत पहले सूती कपड़े का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक था। स्थल और जल दोनों मार्ग से भारत के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। भारत पहले सूती कपड़े का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक था। स्थल और जल दोनों मार्ग से भारत के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोना चांदी जैसे कीमती व धातुएं यूरोप से भारत पहुंचती थी, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत पहले सूती कपड़े का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक था। स्थल और जल दोनों मार्ग से भारत के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से भारत पहुंचती थी, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। धन्यवाद दोस्तों, इसको 2-4 बार आप सुन लीजिए। ये 6 क्वेश्चन आपको जहन में बस जाएंगे। इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए।